हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था सिख धर्म का उदय, या फिर कहें कि सिख राज्य का उदय। तो दोस्तों, जो हमारा जो हमने जो पहले इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोड की थी, उसमें से सिख गुरुओं के बारे में जो भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जो भी फैक्ट बनते हैं, वो सारे के सारे हमने वहाँ से क्लियर कर लिए हैं। तो आप अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से जाके देखिए, क्योंकि वो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ से हमेशा से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो दूसरी वीडियो मैंने ख़त्म की थी, वहाँ हमारा जो लास्ट टॉपिक था दोस्तों, वो था गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको वहाँ पर एक बात बताई थी कि 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के साथ ही जो सिखों का धार्मिक इतिहास है वो हो जाता है ख़त्म। और यहाँ से जो आज का हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं बंदा बहादुर से, यहाँ से सिखों का राजनीतिक इतिहास शुरू हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, सिखों का धार्मिक इतिहास रहता है 10वें गुरु तक, और राजनीतिक इतिहास कहाँ से शुरू होता है? बंदा बहादुर से। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारे जो टॉपिक है, दो बंदा बहादुर और रणजीत सिंह के बारे में, तो आज हम इन्हीं दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पहले हम पढ़ते हैं बंदा बहादुर जी के बारे में। जो भी क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं शुरू। तो बंदा बहादुर के बारे में कुछ हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं पहले। देखिए, इनका जो जो इनका काल रहा था वह रहा था 1708 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक। जो ये रहे थे सिख राज्य में, जिनका नाम आता है 1708 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक। इनके पिता का नाम था रामदेव भारद्वाज, और रामदेव भारद्वाज एक राजपूत थे। आपको याद रखना है, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि बंदा बहादुर के पिताजी रामदेव भारद्वाज क्या थे, आप क्या थे? राजपूत। और बंदा बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? यह रहने वाले थे दोस्तों जम्मू कश्मीर के। दोस्तों, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि बंदा बहादुर कहाँ के रहने वाले थे। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के। अब देखिए, इनके कई सारे नाम हैं दोस्तों, यहाँ से काफ़ी सारे कन्फ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम में। तो आज मैं वो सारे के सारे नाम आपको कुछ इस तरह से क्लियर करवा दूंगा कि आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, इनका जो नाम से इनको जाना जाता है वो नाम तो इनका बंदा बहादुर ही है, लेकिन इनके जो बचपन का नाम था वह था लक्ष्मण देव। लेकिन लक्ष्मण देव के बाद इनका एक और नाम पड़ता है, वह पड़ता है माधव दास। ठीक हो गया। देखिए, लक्ष्मण देव आपको याद रखना है, वहाँ से आ जाएंगे माधव, उसके बाद उनका नाम पड़ता है माधव दास। फिर देखिए क्या होता है, ये वैराग ग्रहण कर लेते हैं, और वैराग ग्रहण करने के बाद इनका नाम पड़ता है माधव दास वैरागी। ठीक हो गया। फिर देखिए दोस्तों, फिर क्या होता है कि इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से होती है आंध्र प्रदेश में नांदेड़ नामक स्थान पर। तो ये गुरु के विचारों से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, और ये स्वयं को कहते हैं गुरु का बंदा, मतलब स्वयं को इन्होंने गुरु का बंदा कहा। तो दोस्तों, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि किस सिख व्यक्ति ने या फिर किस सिख नेता ने स्वयं को गुरु का बंदा कहा था, तो वह कौन थे? बंदा बहादुर। तो यहीं से इनका नाम पड़ता है बंदा बहादुर, जो काफ़ी मतलब इनको इसी नाम से जाना जाता है, जो चर्चित इसी नाम से रहे थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है, वह क्या है? गुरु बख्श। इनका एक नाम और पड़ा था गुरु बख्श। जो ये गुरु बख्श नाम था, यह नाम इनको किसने दिया था? यह नाम इनको दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा, बंदा बहादुर को गुरु बख्श नाम किसने दिया था? यह दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक हो गया। और देखिए दोस्तों, सिखों के ये पहले राजनीतिक नेता हुए हैं। जैसे मैंने कि अभी अभी आपको बताया था कि सिखों का जो धार्मिक इतिहास है वो गुरु गोविंद सिंह के साथ ही खत्म हो जाता है, और राजनीतिक इतिहास शुरू होता है बंदा बहादुर के साथ। तो सिखों के पहले राजनीतिक नेता कौन हो जाएंगे? बंदा बहादुर। और इन्होंने ही प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। याद रखना दोस्तों, प्रथम सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? यह की थी बंदा बहादुर ने। और देखिए, बंदा बहादुर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सिख राज्य स्थापित करने का, पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना। और क्यों करना? क्योंकि उसमें सिखों पर काफ़ी अत्याचार हो रहे थे। तो यह उन सब लोगों से बदला लेना चाह रहे थे जिन्होंने सिखों पर अत्याचार किया था। तो उसी बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया था? पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना की थी। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी लोहगढ़ को। दोस्तों, मैं आपको जब गुरु गोविंद सिंह जी पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि गुरु गोविंद सिंह ने 4 किले निर्मित करवाए थे, उन्हीं में से एक किला था लोहगढ़। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? वह बनवाया था गुरु गोविंद सिंह ने, और यहीं पर बंदा बहादुर की राजधानी रही थी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो मैंने बताया था कि बंदा बहादुर ने क्या किया था कि सिख राज्य की स्थापना की थी। क्यों की थी? कि मतलब जो सिखों पर अत्याचार हो रहे थे उसका बदला लेने के लिए। इसी क्रम में यह क्या करते हैं, सरहिंद के सूबेदार सरहिंद का एक सूबेदार होता है वजीर खान, इसको यह कर देते हैं पराजित, और उसके 28 परगनों पर कर लेते हैं अधिकार। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है, मतलब सिख जो हैं अपने आप को मजबूत बनाना शुरू कर देते हैं। तो बंदा बहादुर करते हैं उसकी शुरुआत, वजीर खान को पराजित करते हैं और उसके 28 परगनों पर अधिकार कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये
जितने भी मुग़ल अधिकारी होते हैं उनको वहाँ से हटाकर सिख अधिकारियों की नियुक्ति कर देते हैं। ठीक हो गया। चलिए फिर आगे देख लेते हैं, इनको कुछ कार्य किए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह और गुरुदेव नाम के इन्होंने सिक्के चलवाए थे। दोस्तों याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है कि गुरु गोविंद सिंह व गुरु नानक देव के नाम के सिक्के किसने चलाए थे, वह चलाए थे बंदा बहादुर ने। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, सिख राज्य की मोहर भी बनवाई थी। दोस्तों याद रखेंगे कि सिख राज्य की मोहर प्रथम बार किसने बनवाई थी, वह बनाई थी बंदा बहादुर ने। फिर दोस्तों क्या होता है कि साल 1716 ईस्वी की एक घटना है। क्या होता है कि एक युद्ध चल रहा होता है, 1716 ईस्वी में युद्ध चल रहा होता है। तो वहीं पर क्या करते हैं, वहाँ पर बंदा बहादुर को घेर लिया जाता है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है गुरदासपुर से, और इनको दिल्ली में क्या किया जाता है, मृत्यु दंड दे दिया जाता है। मतलब एक युद्ध चल रहा होता है जहाँ से या फिर कहें उस युद्ध में ये पूरी तरीके से घिर जाते हैं, जिसके कारण ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो गुरदासपुर से इनको गिरफ्तार किया जाता है और 1716 ईस्वी में फर्रुख हसियार के शासनकाल में इनको दिल्ली में मृत्युदंड दे दिया गया। तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनेगा कि बंदा बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था, वह दिया था फर्रुख हसियार ने। और कब दिया गया था, 1716 ईस्वी, डेट आपको याद रखनी है, कई बार डेट पूछ लेता है दोस्तों, क्योंकि बंदा बहादुर जो थे सिखों के पहले राजनीतिक नेता हुए हैं, इसीलिए यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फर्रुख हसियार याद रखेंगे आप, 1716 ईस्वी याद रखेंगे। ये दोनों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं और डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है। अब देखिए बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है 1716 ईस्वी में। इसके बाद क्या होता है कि जो सिख धर्म होता है, क्योंकि जो ये नेता हुए बंदा बहादुर, ये काफ़ी थोड़े शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो सिख राज्य है उसमें थोड़ी मतलब शिथिलता आने लगती है। तो लेकिन उसी क्रम में क्या होता है, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में कुछ प्रथाएं चलाई जाती हैं। तो प्रथाएं क्या थी, सरबत खालसा और गुरुमत्ता। चलिए हम जान लेते हैं कि सरबत खालसा क्या है। सरबत खालसा यह थी कि जैसे सिख लोग जैसे कोई भी मतलब अपनी कोई मतलब किसी बात पे विचार विमर्श करते थे, कोई बैठक करते थे, उसके लिए जब ये एकत्रित होते थे तो उसको कहा गया था सरबत खालसा। और उसी सभा में जब वह किसी बात पर निर्णय लेते थे तो उसको कहा गया था गुरुमत्ता। याद रखेंगे दोस्तों, सरबत खालसा और गुरुमत्ता। मैंने आपको बताया दिया था कि सरबत खालसा ये क्या है कि मतलब उनका एकत्रित होना, और गुरुमत्ता क्या है कि मतलब जब वो सभा में एकत्रित होंगे तो उसमें जो निर्णय लेंगे उसी को कहा जाएगा गुरुमत्ता। यह कब से स्टार्ट हुए थे, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बंदा बहादुर जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी शक्तिशाली वो राजनीतिक इधर रहे थे अपने टाइम पे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो सिख राज्य होता है वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, मतलब छिन्न भिन्न हो जाता है राज्य। मतलब राज्य को संभालने वाला कोई ऐसा व्यक्ति बचता नहीं है कि जो उस राज्य को संभाल सके, मतलब जैसे बंदा बहादुर ने संभाल रखा था। तो कई राज्यों में सिख राज्य बढ़ गया, लेकिन उसी क्रम में क्या होता है, एक नवाब कपूर सिंह होते हैं, नवाब कपूर सिंह, यह क्या करते हैं, दल खालसा की स्थापना करते हैं। मतलब यह देखते हैं कि जो सिख धर्म जो है, सिख राज्य जो है वो एक छिन्न भिन्न हो रहा है, तो उस राज्य को फिर से एकत्रित करने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए वह क्या करते हैं, दल खालसा का निर्माण करते हैं। 1748 ईस्वी में इसका निर्माण करते हैं। कौन करेंगे, कपूर सिंह। और वह इसका निर्माण का उद्देश्य इनका क्या होता है, जो ये सिख राज्य छोटे छोटे राज्य हैं, टुकड़ों में बढ़ गए हैं, उन सबको एक में मिला देते हैं, मतलब दल खालसा में उनका विलय कर देते हैं। और क्यों करते हैं, सिख जो राज्य होता है उसको मजबूत बनाने के लिए। अब ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बन गए। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, जो सिख राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ रहा था, तो उनका विलय दल खालसा में किसने किया, वह किया था कपूर सिंह ने। दल खालसा की स्थापना किसने की थी, वह की थी कपूर सिंह ने। कब की थी, 1748 ईस्वी में। जो जो चीज़ें दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखी हैं, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सिखों में एक प्रथा का प्रचलन हुआ था 1753 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पढ़ना। राखी प्रथा का प्रचलन, कई बार एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन चुका है कि राखी प्रथा का प्रचलन किसने किया था। आपके सामने 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सिखों ने। और इसमें क्या था, पहले मैं आपको बताता हूँ कि राखी प्रथा थी क्या। राखी प्रथा यह थी कि जैसे एक गांव, ये मतलब एक गांव से ये कुछ उसके ऊपर कर लगा देंगे और उसके बदले में क्या करते थे, उस गांव की सुरक्षा का भार ले लिया करते थे। जैसे एक गाँव को में इन्होंने क्या किया, अपने अधीन कर लिया, और अधीन करके उसकी सुरक्षा का भार ले लिया अपने ऊपर, और उस पर कर लगा देते 1/5 भाग। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि राखी प्रथा के अंतर्गत जो कर उपज का कितना भाग वसूला जाता था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/5। और राखी प्रथा का प्रचलन किसने किया था, वह किया था दल खालसा संगठन ने। चलिए हम बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए इसी क्रम में दोस्तों क्या होता है कि देग तेग व फतेह लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के निर्मित किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। यह कब चलाए जाते हैं दोस्तों? 1764 ईस्वी में इसी संगठन की मतलब एक अमृतसर में एक बैठक चल रही होती है। इसी बैठक में देग तेग व फतेह लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए गए थे और यह पंजाब में सिक्का संप्रभुता की प्रथम उद्घोषणा साबित होती है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि पंजाब में सिख संप्रभुता की प्रथम घोषणा कब जारी हुई? यह हुई थी 1764 ईस्वी में अमृतसर में। या फिर ऐसा बोला जाएगा कि जब पंजाब में सिख संप्रभुता की प्रथम उद्घोषणा हुई उस समय कौन से सिक्के चलाए गए थे? कौन से? देग तेग व फतेह लेग क्योंकि चांदी के सिक्के। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों कई सारे उतार चढ़ाव आते रह रहे थे सिख राज्य में। तो इसी क्रम में क्या होता है, साल 1763 ईस्वी से 1773 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूँ अब आपसे। इसमें क्या होता है, जो पंजाब का जो राज्य होता है कई छोटे छोटे मतलब इस समय क्या होता है, कई छोटे छोटे यहाँ पर क्या होता है सिख राज्यों की स्थापना होने लगती है। तो 1763 ईस्वी से 1773 ईस्वी का ये काल होता है जब पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना होने लगती है। जो मतलब जैसे कोई भी क्षेत्र होगा जो वहाँ का शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेगा और उस राज्य की स्थापना कर लेगा। तो ऐसे ही इसी क्रम में कई सारे राज्यों की स्थापना होती है और इन राज्यों को कहा जाता था मिसल। काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में आ चुका है कि मिसल किसे कहा जाता था, मतलब इस मिसल किसे कहेंगे? छोटे छोटे जो सिख राज्यों की जो छोटे छोटे सिख राज्य, ऐसे आपको याद रखना है कि जो छोटे छोटे सिख राज्य स्थापित हुए थे उनको क्या कहा जाता था? मिसल। और देखिए इसी क्रम में जो होती हैं 12 मिसलें इस समय कार्य कर रही होती हैं। तो 12 मिसलों की स्थापना होती है। चलो इन मिसलों के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। कौन कौन सी वो मिसलें थी? वो मिसलें थी देखिए दोस्तों, अहलूवालिया मिसल, सुकेर चकिया मिसल, भांगी मिसल, कन्हैया, नक्कई, निशानिया, रामगढ़िया, करोड़ा सिंधिया, धनई और फुल्किया, फिजूलपुरिया, दल्ले हवाला मिसल। तो ये मिसलें थी जो उस समय कार्य कर रही थी, लेकिन आपको सारे नहीं पढ़नी हैं। आपको जो जो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ वही याद रखनी है। देखिए इसमें से जो है सुकेर चकिया मिसल आपको ये याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि ये संबंधित है रणजीत सिंह से, क्योंकि रणजीत सिंह जो थे इसी से संबंधित थे और इसी के प्रमुख थे। तो सुकेर चकिया मिसल के बारे में एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, वह थे सुकेर चकिया मिसल से। और इन्हीं में देखिए जो 12 मिसलें थी, इन मिसलों में जो सबसे शक्तिशाली मिसल थी वह थी भांगी मिसल। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, भांगी मिसल सबसे शक्तिशाली मिसल थी। और देखिए ये जो प्रथम 5 मिसलें थी ये सब सर्वाधिक शक्ति, इन 12 मिसलों में सर्वाधिक शक्तिशाली मिसलें यही थी। कौन सी? 5 मिसलें। और इन 5 मिसलों में भी सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी भांगी मिसल। ठीक हो गया, आप समझ गए होंगे यहाँ से। तो दोस्तों इसी क्रम में क्या होता है, एक घटना क्या घटती है, साल 1761 ईस्वी की घटना होती है। इसमें क्या होता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है, मराठे जो होते हैं वो शक्तिहीन हो जाते हैं और जो मुगल साम्राज्य होता है वह भी कमज़ोर हो जाता है। मतलब मराठे शक्तिहीन हो गए हैं और मुगल साम्राज्य भी कमज़ोर हो गया है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात सिखों के सर्वाधिक गौरवपूर्ण इतिहास का प्रारंभ होता है। यही वह अवधि है जब सिख राज्य जो था असल में उभर कर आता है। यही वह टाइम है कि सिखों की जो स्थापना, मतलब जो वो तो पहले हो चुकी थी, लेकिन जो उभर कर आता है ना इसी टाइम पे ऊपर ऊपर उठ के आता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है कई बार कि 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कौन सा राज्य सर्वाधिक उभर कर आया था? तो वह कौन था? सिख राज्य। याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कि 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कौन सा राज्य सर्वाधिक ऊपर उठ कर आया था? वह था सिख राज्य। या फिर कहें कि कौन सा राज्य सर्वाधिक आगे बढ़ा था? वह था सिख राज्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बंदा बहादुर से जितनी भी जानकारी हमको प्राप्त होती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। चलिए अब जो हमारा अगले का टॉपिक आता है वो है रणजीत सिंह का। तो रणजीत सिंह के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, बेसिक सी बातें। देखिए 1792 ईस्वी से 1829 ईस्वी का इनका काल रहा था और इनका जो जन्म होता है वह होता है 1780 ईस्वी में, 13 नवंबर 1780 ईस्वी में। कभी कभी दोस्तों याद ये चीज़ें पूछ लेता है कि रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1780 ईस्वी में इनका जन्म होगा। और इनके पिता का नाम था महासिंह। ये इनके दोस्तों इनके पिता का क्या नाम हो जाएगा? महासिंह। अब देखिए महासिंह आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि जो महासिंह हैं वह भी सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख थे। कौन? महासिंह। महासिंह जो थे सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख थे और इन्हीं के जो पुत्र थे रणजीत सिंह, यह भी बाद में सुकेर चकिया मिसल से ही संबंधित रहे थे।
ठीक हो गया, यहाँ से इतना आप समझ गए होंगे। 12 वर्ष की आयु में क्या करते हैं ये सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख बन जाते हैं। कौन? रणजीत सिंह। ये किसके पुत्र होते हैं? महासिंह के। और महासिंह कौन थे? सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख थे। ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, रणजीत सिंह का जो काल शुरू होता है, मतलब वो तो जब ये शुरू होता है तो ये इस समय इतने मतलब इनके इतने अधिकार इनके पास कुछ होते नहीं है, ना ही इनके पास कोई ऐसा क्षेत्र होता है जिससे ये अपनी शक्ति का दावा कर सके। लेकिन एक ऐसी घटना दोस्तों घटती है जिस कारण से रणजीत सिंह के जो शासन प्रशासन में एक जो बढ़ोतरी होती है तो वो यहीं से होती है। चलो उस घटना के बारे में आपको जिक्र करता हूँ, वो कहानी आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जो रणजीत सिंह ने अपनी जो इतनी ख्याति प्राप्त कर ली थी, और उनकी जो शुरुआत कहाँ से मिली थी वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, साल 1797 ईस्वी की घटना है कि जो जमान शाह होता है वो भारत पर आक्रमण कर देता है। यह होता है अफगानिस्तान अफगानिस्तान का शासक होता है कौन? जमान शाह। पहला आक्रमण यह करता है 1796 ईस्वी में, लेकिन जो अफगान में कुछ ऐसी आंतरिक घटनाएं या आंतरिक युद्ध हो जाते हैं जिस कारण से इसको रास्ते से वापस लौटना पड़ता है। लेकिन 1797 ईस्वी में दोबारा भारत पर आक्रमण करता है कौन? जमान शाह। और जब यह भारत में पहुंचता है कहाँ पर? पंजाब पर। तो जो रणजीत सिंह की सेना होती है इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। किसको? जमान शाह को। तो जमान शाह यहाँ से भागने को मजबूर हो जाता है। लेकिन जब वो भाग रहा होता है तब क्या होता है, जो उसकी 12 तोपें होती हैं वो चिनाब नदी में गिर जाती हैं। और रणजीत सिंह क्या करते हैं, इन तोपों को निकलवा कर जमान शाह को वापस पहुंचा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यही एक महत्वपूर्ण घटना रही थी। इसके बाद क्या होता है कि जो जमान शाह होता है वो खुश होकर रणजीत सिंह को लाहौर तक अधिकार करने की अनुमति देता है। जो 12 तोपें चिनाब नदी में गिरी हैं, भाई 12 तोपें जब उस बंदे को मिल गई हैं जमान शाह को, तो वो तो खुश होगा ही होगा ना। 12 तोपें उसको मिल चुकी हैं, उसका नुकसान होने से बच जाता है। तो इसी से खुश होकर वह क्या कहता है कि रणजीत सिंह तुम लाहौर तक अधिकार कर सकते हो। और देखिए जो जमान शाह होता है वो होता है अफगानिस्तान का शासक। याद रखेंगे, अफगानिस्तान भारत के यहाँ पर है, जब आप भारत का नक्शा उठाएंगे। और यहाँ पर होता है पंजाब। तो इसी बीच में होता है युद्ध, यहाँ पर वो युद्ध करने के लिए आता है कौन? जमान शाह। चलिए यहाँ तक कि आप घटना समझ गए होंगे। रणजीत सिंह का जो महत्वपूर्ण जो वहाँ से उनका उदय होना शुरू होता है, यही बात रही थी कि जहाँ से उनका जो उदय होता है, प्रभुत्व वो स्थापित करते हैं, यहीं से स्थापित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे कि जमान शाह ने उनको अधिकार दे दिया था कि आप लाहौर तक अपना राज कर सकते हैं, तो 1799 ईस्वी में यह यहाँ के शासक बन गए। मतलब इन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1799 ईस्वी में ये लाहौर के शासक बन गए। कई बार दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि रणजीत सिंह लाहौर के शासक कब बने? 1799 ईस्वी में। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो राजा जमान शाह था इसने क्या किया था, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। दोस्तों एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन बनता है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह द्वारा। और रणजीत सिंह की उपाधि क्या थी? राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह ने। और देखिए इन्होंने कुछ राजधानियां बनाई थी अपनी, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पंजाब में इन्होंने अपनी राजनीतिक राजधानी बनाई थी। मतलब इन्होंने दो राजधानियां बनाई थी। एक राजधानी थी राजनीतिक, दूसरी थी धार्मिक। तो पंजाब में इनकी पंजाब की राजनीतिक राजधानी इन्होंने बनाई थी लाहौर, और पंजाब की धार्मिक राजधानी इन्होंने बनाई अमृतसर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए, लिख लीजिए, कहीं भी नोट्स में अपने नोट कर लीजिए। कई बार एग्जाम में आ चुका है और आता भी है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आता है दोस्तों कि रणजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर में। और धार्मिक राजधानी कहाँ होगी? अमृतसर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। और देखिए दोस्तों इनके काल में क्या होता है, राजनीतिक मामलों का एक आखिरी गुरुमत होता है। एक कहानी है जिस यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा कुछ बनता नहीं, इसलिए आप इतना ही जान लीजिए कि जो राजनीतिक मामलों का जो आखिरी गुरुमत हुआ था वो रणजीत सिंह के काल में ही हुआ था। लेकिन जो धार्मिक मामलों का आखिरी जो धार्मिक मामलों के गुरुमत थे अभी भी चल रहे थे, वो समाप्त नहीं हुए थे। सिर्फ राजनीतिक मामलों का जो आखिरी गुरुमत था इन्हीं के काल में हुआ था, इसके बाद राजनीतिक मामलों का गुरुमत नहीं हुआ था। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों इसके काल की कुछ घटना है, उनके बारे में जिक्र करते हैं हम लोग। तो देखिए हो क्या रहा होता है, जो पश्चिमी देश होते हैं, पश्चिमी देश और पूर्वी देश। दोस्तों मैंने जब अपनी पहली वीडियो बनाई थी मैंने आपको सब कुछ बता रखा था कि पश्चिमी देश क्या है, पूर्वी देश क्या है। तो जो पश्चिमी देश होते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ लड़ाई चल रही होती है। लेकिन जब लड़ाई चल रही होती है, फ्रांस और रूस की भी लड़ाई चल रही होती है, लेकिन वहाँ क्या होता है, फ्रांस और रूस में हो जाती संधि। ठीक हो गया, फ्रांस और रूस में संधि होगी। लेकिन जो यहाँ फिर क्या होता है, जो भारत में जो लॉर्ड मिंटो होता है, जो यहाँ पर एक अधिकारी होता है, या जो वायसराय होता है, ये क्या होता है, परेशान हो जाता है इससे। जब फ्रांस और रूस की संधि होगी तो इसे क्या लगता है कि अब जो फ्रांस और रूस हैं वो एक हो गए हैं, अब वो भारत पर हमला कर देंगे। अब लॉर्ड मिंटो इस बात से बहुत ही परेशान रहता है। और
देखिए होता क्या है, ये उसको क्या करता है दोस्तों, ये चार्ल्स, उसका एक अधिकारी होता है चार्ल्स मेडकॉफ, यह इसको क्या करता है, रणजीत सिंह के दरबार में भेजता है। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए भेजता है कि तुम जाओ वहाँ से उनसे मैत्री का हाथ बढ़ाओ, क्योंकि हम पर अगर युद्ध हो गया है फ्रांस और रूस का, तो हमें को ही तो सहायता देने वाला होना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है, जो रणजीत सिंह होते हैं वो चार्ल्स मेडकॉफ के सामने कुछ शर्तें रखते हैं। वो क्या होते हैं? पहली शर्त यह होती है कि अफ़गान आक्रमण के समय जो अंग्रेज़ हैं वो रणजीत सिंह का साथ देंगे, और दूसरी शर्त यह होती है कि पंजाब के मालवा क्षेत्र पर रणजीत सिंह का अधिकार होगा। लेकिन जो चार्ल्स मेडकॉफ होते हैं उनकी बात नहीं मानते हैं, जिस कारण से वार्ता टूट जाती है। और इसका दूसरा कारण यह भी रहा था कि जो अंग्रेज़ थे अभी तक तो देखिए वो क्या थे, यहाँ पर बंगाल तक, और यहाँ पर देखिए मद्रास तक, ये कर्नाटक के क्षेत्र तक, यहीं तक अपना मैसूर तक, यहीं तक उनका अभी तक अधिकार चला, मतलब दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे उन पर उनका अधिकार चल रहा था। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि उत्तर की ओर ही बढ़ें, लेकिन उत्तर के क्षेत्र पर इसमें कौन था? रणजीत सिंह। तो अब अंग्रेज क्या थे, धीरे धीरे करके उत्तर में बढ़ना शुरू हो गए थे। तो चलिए अब देखिए आगे की कहानी क्या थी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो लॉर्ड मिंटो था उसने चार्ल्स मेडकॉफ को रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था, लेकिन रणजीत सिंह ने कुछ शर्तें रखी थी उनके सामने, जो शर्तें चार्ल्स मेडकॉफ ने नहीं मानी थी, जिस कारण से वार्ता टूट जाती है। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है, रणजीत सिंह क्या है, मालवा की तरफ एक अभियान करते हैं, और जिसमें अंग्रेजों ने उनको लुधियाना में घेर लिया। और वो उस समय जब उनको लुधियाना में घेरा, तो उस समय जो वहाँ का सेनापति था, अंग्रेज सेनापति, वो था आक्टर लोने। आक्टर लोने ने क्या किया था कि रणजीत सिंह की सेना को लुधियाना में घेर लिया। वो मालवा अभियान में जा रहे थे और लुधियाना में उनको घेर लिया। और रणजीत सिंह इतने भयभीत हो गए उससे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो सिखों की सेना थी अभी इतनी मजबूत नहीं हुई थी। तो अंग्रेज सेना तो काफ़ी मजबूत थी, उनकी नौसेना भी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन जब उनको घेर लिया जाता है तो रणजीत सिंह काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। और इसी क्रम में क्या होता है, एक संधि होती है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। वह संधि कौन सी थी? वह संधि थी अमृतसर की संधि। और यह संधि कब होती है? यह होती है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 25 अप्रैल भी आपको याद रखना है, 1809 भी आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में ये डेट पूछी गई है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। यह हुई थी 1809 ईस्वी में। और यह किसके बीच होगी? यह होगी चार्ल्स मेडकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि अमृतसर की संधि किनके मध्य हुई थी? वह हुई थी चार्ल्स मेडकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य में। चलिए बढ़ते और देखिए दोस्तों, इसी में क्या होता है, इस जो संधि होती है इसमें क्या शर्तें रखी जाती है? इसमें यह शर्तें रखी जाती हैं, देखिए मैंने भारत का मैप बना रखा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सतलज नदी बहती है। आप जब मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक सतलज नदी बह रही है भारत के जो उत्तर वाले क्षेत्र में। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह शर्त रखी जाती है कि जो सतलज नदी है इसके इस पार यहाँ पर रणजीत सिंह का शासनकाल होगा, और इस तरफ जो उत्तर भारत का क्षेत्र होगा उसमें अंग्रेजों का शासन होगा। तो ये एक शर्त रखी गई थी। दूसरी शर्त क्या रखी गई थी कि लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिससे रणजीत सिंह की सेना यहाँ, मतलब इस तरफ जो रणजीत सिंह की सेना यहाँ है ना, जिससे मतलब लुधियाना में उन्होंने क्या किया था, एक अंग्रेज सेना रख दी, और जिससे कि जो रणजीत सिंह यहाँ पर बैठा हुआ था, शासन कर रहा था, वो उत्तर भारत पर आक्रमण ना कर सके। चलिए ठीक हो गया, हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेडकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में। अब देखिए इन्होंने कुछ विजयें की थी रणजीत सिंह ने, उनके बारे में जान लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रणजीत सिंह ने कांगड़ा पर विजय कब की थी? वह की थी 1809 ईस्वी में। और मुल्तान पर विजय कब की थी? 1818 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों, रणजीत सिंह की कांगड़ा विजय कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। मुल्तान पर विजय कब की थी? 1818 ईस्वी में। ठीक हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जान लेते हैं हम लोग। देखिए 1813 ईस्वी में क्या होता है, एक अफ़गान का अमीर होता है, उसका नाम होता है शाह शुजा। वह क्या करता है, कश्मीर को, शाह शुजा जो है कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लेता है। कब? 1813 ईस्वी में क्या किया, मतलब कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। और अब इस समय क्या था कि मतलब यहाँ का जो शासक था रणजीत सिंह शासन कर रहा था, तो इसको खुश करने के लिए वो क्या करता है, कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को प्रदान कर लेता है। और 1814 ईस्वी में यह कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को देता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था? वह किसने किया था? शाह शुजा ने। कब किया था? 1814 ईस्वी में। और इस समय कोहिनूर हीरा कहाँ है? ब्रिटिश महारानी के जो मुकुट में लगा हुआ है वही कोहिनूर हीरा है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है बोलता हूँ आपको एक बार क्वेश्चन की तरह जरूर बता देता हूँ, आप सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, शाह शुजा ने जो कोहिनूर हीरा है वह दे दिया रणजीत सिंह को। कई बार दोस्तों क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि रणजीत सिंह कहाँ का शासक था? यह था कश्मीर का शासक। ठीक हो गया।
अब देखिए इसी क्रम में घटना और क्या घटती है। जो रणजीत सिंह होता है वो एक गवर्नर होता है अंग्रेज विलियम बेंटिक, उससे इसकी मुलाकात होती है 1831 में। कहाँ होती है? रोपड़ में। अच्छा, इस मुलाकात का एक मतलब एक उद्देश्य होता है। रणजीत सिंह जो होते हैं वो देखिए सिंध होता है, सिंध का क्षेत्र, उसके बंटवारे के संबंध में उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन बेंटिक ने बात करने से मना कर दिया। तो उसी क्रम में क्या होता है कि जब रणजीत सिंह क्या करते हैं, एक शिकारपुर नाम का एक क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, वह अपना अधिकार कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने यह इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो कहानी बता रहा हूँ ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको कहानी बताऊँगा तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिकारपुर मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको बोला जाता है खुरासान का द्वार। तो दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम ऐसे बनेगा, खुरासान का द्वार किसे कहा जाता था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शिकारपुर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। तो जब क्या होता है, खुरासान पर वह अधिकार कर लेते हैं रणजीत सिंह, तो अंग्रेज उनसे कहते हैं कि आप शिकारपुर छोड़ दीजिए, नहीं तो काफ़ी हंगामा हो जाएगा, आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हमसे हार जाएंगे। सिख सैनिक तो लड़ना चाहते थे, लेकिन रणजीत सिंह ने ठीक कह दिया, चलो ठीक है, हम लोग जो है शिकारपुर छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, 1831 डेट याद रखनी है आपको। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है दोस्तों कि रणजीत सिंह 1831 में रोपड़ में किस गवर्नर जनरल से मिला था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। ठीक है, एक क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा शिकारपुर, दूसरा क्षेत्र और पढ़ लेते हैं। ये क्षेत्र था फिरोजपुर। यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्षेत्र था दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अंग्रेजों और रणजीत सिंह के झगड़े का कारण यह क्षेत्र था। और देखिए इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे इनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कि अंग्रेजों व रणजीत सिंह के झगड़े का कारण इनमें से कौन सा क्षेत्र था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिरोजपुर। और लेकिन बाद में क्या किया, 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, इस पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेज विजयी हो गए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार ये जो त्रिपक्षीय संधि आप देख रहे हैं कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों होता क्या है, 1800 पहले आप इतना जान लीजिए कि 1839 1800 एक मिनट अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो संधि हुई थी त्रिपक्षीय संधि, यह 1839 नहीं, आप इसको सही कर लेंगे, यह हुई थी 1838 ईस्वी में। कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है दोस्तों, लेकिन याद रहता है। तो लिखने में गलती हो गई है, आपको 1838 ही लिखना है। तो दोस्तों होता क्या है, 1838 ईस्वी में एक संधि होती है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप जहाँ पर लिखा हुआ है 1800, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1838, ठीक हो गया। देखिए 1838 ईस्वी में क्या होता है, एक होती है त्रिपक्षीय संधि। किन किन के मध्य होती है? यह होती है लॉर्ड ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह सुजा के बीच में। अब यह होती क्यों है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि अफगानिस्तान का एक अमीर होता है शाह सुजा, जिसको कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया है। तो होता क्या है कि जो अफगानिस्तान के जो अमीर होते हैं वह शाह सुजा को, जो उसमें अफगानिस्तान का एक अमीर होता है दोस्त मोहम्मद, उसकी जगह वहाँ का अमीर बनाना चाहते हैं। किसको? दोस्त मोहम्मद को बनाना, दोस्त मोहम्मद की जगह शाह सुजा को अफगानिस्तान का अमीर बनाना चाहते थे। तो इसी बात को लेकर के एक त्रिपक्षीय संधि होती है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के कब होती है? 1838 ईस्वी में। इसको आप 8 कर लेंगे। 1838 ईस्वी में किस किस के बीच में होगी? लॉर्ड ऑकलैंड, रणजीत सिंह, शाह सुजा। और देखिए दोस्तों आपको याद रखना है किन के बीच हुई थी। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है किन किन के बीच में हुई थी। कब होगी? 1838 ईस्वी में। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है, 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की हो जाती है मृत्यु। ठीक हो गया, रणजीत सिंह की दोस्तों हो गई मृत्यु। चलिए यहाँ से त्रिपक्षीय संधि आपने पढ़ ली। आपको याद रखना है कि रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। इसके बाद रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद आगे क्या होता है मैं उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रणजीत सिंह का प्रशासन। दोस्तों क्या होता, रणजीत सिंह के प्रशासन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए रणजीत सिंह का जो प्रशासन था वो खालसा के नाम से संचालित होता था। और रणजीत सिंह की सरकार को क्या कहा गया? खालसा सरकार। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किस सिख राजा की सरकार को खालसा सरकार कहा गया है? उसका उत्तर क्या हो जाएगा? रणजीत सिंह। नोट कर लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनके देखिए कुछ मंत्री रहते हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं अक्सर, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनका जो विदेश मंत्री था वह था फ़कीर अजीजुद्दीन। ठीक हो गया। और इनका जो वित्त मंत्री था वह था दीनानाथ। और इनका जो अर्थ मंत्री था दोस्तों वह था भगवान दास। आपको तीनों नाम याद रखने, काफ़ी बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये तो था मतलब रणजीत सिंह का जो प्रशासन था, खालसा नाम से प्रशासित होता था, खालसा सरकार इसको कहा गया था। चलिए अब ये जो किस तरह से बांटा गया था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो सिख राज्य उसमें बटा था वह बटा था प्रांतों में। सिख राज्य उसमें बटा था प्रांतों में, और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा।
चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ से कैसे बनते हैं। देखिए, राज्य बटा था प्रांतों में, प्रांत बटेंगे सूबे में, सूबे बटेंगे परगनों में, परगने परगने बटेंगे तालुकों में, और तालुके बटेंगे मौजे। तो उससे मौजे कहा जाता था गांव को, इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पर लिख दिए। देखिए, मौजे किसे कहा जाता था, गांव को, और यह शासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके सामने, कि आपके सामने जैसे चार चीज़ें रख दी जाएंगी आगे पीछे करके, आपसे कहा जाएगा कि इनको क्रम से, मतलब जिस तरह से क्रम से हैं उस तरह से इनको सुसज्जित कीजिए, मतलब व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि राज्य बटा था प्रांत में, प्रांत बटे सूबे में, सूबे बटे परगने में, परगने बटे तालुकों में, तालुके बटे मौजे, मौजे क्या थे, गांव। ये थी शासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों रणजीत सिंह का जो राज्य था वो 4 सूबों में बटा हुआ था। किन किन में, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, चारों आपको सूबे याद रखना है दोस्तों। कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बन सकता है कि रणजीत सिंह का जो प्रशासन था कितने सूबों में बटा हुआ था, 4 सूबों में। कौन से, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। और इन सूबों के अधिकारियों को कहा जाता था क्या, नाजिम। याद रखना दोस्तों, आपको सूबे के अधिकारियों क्या कहा जाएगा, नाजिम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है ये, ठीक हो गया। और जो ये सूबे बटे हुए थे, यह किसमें बटे हुए थे, परगने में, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि सूबे बटे थे परगने में, और परगने का प्रमुख कौन था, कारदार। ठीक हो गया। चलिए, आपको याद रखना दोस्तों, परगने का कारदार कौन था, परगने का प्रमुख कौन था, कारदार, और सूबे का अधिकारी नाजिम। ठीक हो गया। और देखिए, जो ये प्रत्येक परगना था यह बटा था तालुकों में, और तालुके बटे थे मौजे में। और एक जैसे तालुके बटे होंगे दोस्तों 50 से 100 मौजे, मौजे मतलब गांव, 50 से 100 गांव के बीच में बटे हुए थे कौन, तालुके। ठीक हो गया। ये मैंने आपको पीछे भी बता चुका है, फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। और देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, मौजे या फिर गांव। और दोस्तों अब देखिए, आपने ये प्रशासन से यहाँ तक सबको समझ गए हैं। अब देखिए, भू राजस्व व्यवस्था थोड़ी बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आय का जो मुख्य स्रोत था वो था भू राजस्व ही था, और जो ये था इसमें 33 से 40% के बीच में लिया जाता था। ठीक हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो इसी बीच में कुछ इन्होंने अपनी बटाई, जो मतलब कृषि से संबंधित कुछ प्रथाएं चला रखी थी, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो 1823 ईस्वी तक इनके जो क्षेत्र में थी बटाई प्रथा पर आधारित थी। जो इनकी जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो थी भू राजस्व व्यवस्था बटाई प्रथा पर आधारित थी। अब ये बटाई प्रथा क्या थी, यह थी इसमें कर वस्तु के रूप में लिया जाता था, मतलब नगद ना लेके वस्तु के रूप में लिया जाता था। कब तक चली थी, 1823 ईस्वी तक। लेकिन 1824 से 1834 ईस्वी तक कानून व्यवस्था शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है दोस्तों, इसमें कर उपज को आधार बनाकर लिया जाता है नगद के रूप में। अभी तक क्या था, यहाँ पर देखिए, इसमें कर वस्तु के रूप में लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या था, इसमें उपज का आधार बनाकर नगद के रूप में लिया जा रहा है। आपको दोनों याद रखना है ये, कि 1823 ईस्वी तक रणजीत सिंह के शासनकाल में कौन सी भू राजस्व की कौन सी प्रथा चली थी, वो चली थी बटाई प्रथा। और 1824 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक रणजीत सिंह के शासनकाल में भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था चली थी, वह चली थी कानकूत व्यवस्था। ठीक हो गया। और एक तीसरी प्रणाली और थी, यह थी नीलामी योजना। इसमें क्या था दोस्तों, कि जो इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए वसूली का अधिकार ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को दे दिया जाता था। मतलब जो सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाएगा उस क्षेत्र की वसूली वही व्यक्ति करता था। ठीक हो गया। अब देखिए, एक यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले टॉपिक में बनेगा, सैन्य प्रशासन। देखिए, अभी तक तो क्या हो रहा था, जितने भी सिख गुरु आए थे, सिख मतलब जो भी कुछ आए थे, उन्होंने क्या कहता, जो अपनी सेना थी वो भारतीय क्षेत्र की तरह ही उन्होंने विकसित की थी। लेकिन रणजीत सिंह ने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया था। दोस्तों यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सिख राजा ने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया था, वह कौन थे, रणजीत सिंह। और देखिए, इनके जो सैन्य संगठन को कहा गया था, वह कहा गया है भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था किस राजा की सेना को कहा गया है, वह कहा गया है रणजीत सिंह की सेना को। काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही बन चुका है कि किस सिख राजा की सेना यूरोपीय ढंग से मतलब सुसज्जित की गई थी, वह कौन थे, रणजीत सिंह। आपको ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक हो गया। बढ़ते हैं हम आगे। तो इनकी सेना में दोस्तों 2 भाग थे। देखिए, 2 भाग कौन कौन से थे। पहला भाग था फौज, पहला भाग हो जाएगा फौज खास। पहला भाग हो जाएगा फौज खास, अर्थात यह थी नियमित सेना, मतलब जो नियमित रूप से मतलब राज्य में रहती थी। और दूसरी थी फौज बेकायद, यह क्या थी, अनियमित सेना। चलिए हम लोग पहले जानते हैं फौज खास से, यहाँ से क्योंकि कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसलिए आपको बताना जरूरी है। तो देखिए, इसमें क्या था, घोड़सवार, ये 3 भागों में बटी हुई थी, घोड़सवार, पैदल सेना और तोपखाना।
ठीक हो गया। अब देखिए इसमें क्या था दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि यूरोपीय ढंग से मतलब इसको बनाया गया था। पश्चिमी देशों की तरह जो सेना थी उसी तरह पर इसको ढालने की कोशिश रणजीत सिंह ने की थी, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी सेना जो मजबूत हो, क्योंकि जो पश्चिमी देश थे उनकी सेनाएँ काफ़ी मजबूत थी, उनकी नौसेना काफ़ी मजबूत थी, उनके पास कई तकनीकी संसाधन थे। उन्हीं चीज़ों का प्रयोग रणजीत सिंह भी अपनी सेना में करना चाह रहे थे। इसी क्रम में वह क्या करते हैं, नियमित घुड़सवारों को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय ढंग से वह क्या करते हैं, एक फ्रांसीसी सेनापति होता है, उसका नाम होता है एलार्ड। एलार्ड आपको याद रखना है दोस्तों। और 1822 में इसकी नियुक्ति की थी एलार्ड की, किसने, रणजीत सिंह ने। क्यों की थी, अपनी सेना में नियमित घुड़सवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए। एग्जाम में दोस्तों का क्वेश्चन क्या बनेगा कि रणजीत सिंह ने अपनी अपनी सेना में जो उनके घुड़सवार थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए किस व्यक्ति की नियुक्ति की थी, उसका नाम क्या हो जाएगा, एलार्ड। जिस तरह से मैं दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप ऐसे ही लिख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन 100% आते हैं ये, इसलिए मैंने आपको ये सब लिखवा रहा हूँ। तो ठीक हो गया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं इनकी पैदल सेना। ये तो घुड़सवार, अब आते हैं पैदल सेना में। पैदल सेना में देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक इटालियन सेनापति को यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया था। उसका नाम क्या था, बंतुरा। याद रखना दोस्तों आपको कि जो बंतुरा था इटालियन सेनापति था, और पैदल सेना का यह प्रशिक्षण देता था किसके काल में, रणजीत सिंह के काल में। रणजीत सिंह ने अपने समय में पैदल सेना को प्रशिक्षित करने के लिए किस इटालियन सेनापति की नियुक्ति की थी, उसका नाम क्या हो जाएगा, बंतुरा। आपको ये भी याद रखना है कि बंतुरा मतलब कौन था, इटालियन सेनापति। आपको ये भी याद रखना है कि एलार्ड कहाँ का था, सेनापति था, फ्रांसीसी सेनापति। ठीक हो गया। और तोप खाने में दोस्तों इनके 4 भाग थे तोप खाने के। यहाँ से ऐसा कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, आपको फिलहाल ये 2 ही चीज़ें याद रखनी है। चलिए, अब देखिए अब देखिए एक चीज़ इसमें और आती है। जो ये घुड़सवार थे, जो सेना जो मतलब जो रणजीत सिंह की सेना थी, ये और जो अंग्रेज़ सेना थी, अंग्रेज़ सेना क्या थी, काफ़ी परेड किया करती थी, काफ़ी अनुशासित थी। तो वो काफ़ी अनुशासित सेनाएँ होती थी, पश्चिमी सेनाएँ। लेकिन जो जो भारतीय सिख सैनिक थे उनको परेड करना पसंद नहीं था। इसलिए ये जो परेड करते हुए सैनिक थे, या फिर परेड को ये क्या कहते थे, रक़्स ए ललुआ, या फिर कहें नर्तकी की चाल। दोस्तों कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि रक़्स ए ललुआ या फिर नर्तकी की चाल किसे कहा गया है, परेड को। ठीक हो गया, हम बढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में दोस्तों क्या होता है कि रणजीत सिंह की सेना को सबसे सुंदर फौज भी कहा गया है। किसने कहा था, लॉर्ड ऑकलैंड ने। आपको याद रखना दोस्तों, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई भी बार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया गया है कि संसार की सबसे सुंदर फौज किसकी सेना को कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रणजीत सिंह की सेना को। और ये किसने कहा था, लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था। 1838 ईस्वी में जब ये पंजाब के दौरे पर आए थे तब इन्होंने कहा था। आपको ये नाम याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि संसार की सबसे सुंदर फौज किसे कहा गया था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रणजीत सिंह। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों पहला जो मैंने बता दिया था नियमित सेना के बारे में, अब पढ़ते हैं दूसरी, फौज बेकवायद अनियमित सेना। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पढ़ना थोड़ा बहुत नॉलेज में रहना चाहिए इसलिए। देखिए इसमें थे घोड़चढ़ा खास। इसमें क्या था, घोड़चढ़ा खास थे, ये अनियमित सैनिक थे। ये अपने साथ ही जो जब इनको बुलावा भेजा जाता था कि आ जाओ युद्ध करने के लिए, ये तभी जाते थे, और अपने अस्त्र शस्त्र और अपने घोड़े स्वयं ही लेके जाते थे। लेकिन राज्य की ओर से इनको वेतन दिया जाता था। ठीक हो गया। और दूसरे क्या थे, मिसलदार। देखिए मिसल क्या थे, ये वे सरदार थे जिनका राज्य रणजीत सिंह ने अपने अधीन कर लिया था, किंतु उनके अनुयायियों सहित उनको सेना में शामिल कर लिया था। मैंने आपको बताया ना कि मतलब रणजीत सिंह ने जैसे 12 मिसलें थी, उनके सुखेड़ चके मिसल के प्रमुख थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, वो सारी मिसलें अपने हाथ में ले ली थी, उनको अपने अपने मतलब खुद ही हस्तगत कर लिया था। और लेकिन जो उनके जो अनुयायी थे वहाँ के, जो मतलब जो उसमें जो जो मिसलें थी, उनके अनुयायियों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया था। तो ये मिसलदार में वे शामिल थे। ठीक हो गया। अब इनके न्याय प्रशासन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो इनकी जो न्याय प्रशासन थी वह थी धर्मनिरपेक्ष। कोई संविधान या कानून उसमें नहीं था, सिर्फ धर्मनिरपेक्ष न्याय व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जाति के लोगों को अपनी परंपरा के अनुसार न्याय प्राप्त करने का अधिकार मिलता था। तो और ग्रामों के जो विवाद थे वो पंचायतों के द्वारा मतलब उनका निपटारा किया जाता था। और देखिए दोस्तों, सूबे का सबसे उच्च न्यायालय जो होता था वह होता था नाजिम। आपको यह याद रखना है कि रणजीत सिंह का न्याय प्रशासन कैसा था, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मैंने आपको बता दिया था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार न्याय मिलता था इसमें। ठीक हो गया। इसी क्रम में देखिए एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की गई है। आपको ये याद रखना, आपने बहुत कम पढ़ा होगा ऐसा कि किस सिख शासक की या सिख राजा की जो तुलना है वो नेपोलियन बोनापार्ट से की गई है। वह कौन है, रणजीत सिंह। और ये किसने की थी, विक्टर जाकमा ने। विक्टर जाकमा जो था एक फ्रांसीसी पर्यटक था, उसी ने जो नेपोलियन बोनापार्ट से रणजीत सिंह की तुलना की थी। आपको याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर देखिए दोस्तों कुछ ऐसा दौर शुरू हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया सर, रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में। मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम बताऊंगा, तो वही मैं चर्चा आपके सामने करता हूँ कि देखिए रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पंजाब की स्थिति क्या होती है। तो देखिए रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब की जो राजनीति होती है ना, उसमें बहुत ही अस्थिरता आ जाती है। और इनके बाद क्या होता है कि इनका जो पुत्र होता है खड़क सिंह, इनका जो पुत्र होगा खड़क सिंह, वह बनता है उत्तराधिकारी। लेकिन 1840 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक हो गया। और होता क्या है दोस्तों, इस इनकी मृत्यु के बाद ही एक नौनिहाल सिंह का एक इनका एक पुत्र होता है। वह भी मतलब काफ़ी योग्य होता है, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। देखिए पहले खड़क सिंह बने, 1840 ईस्वी से उनकी मृत्यु होगी, फिर बनते हैं नौनिहाल सिंह, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और देखते फिर इसके बाद एक और बनते हैं शेर खां, वो उनकी भी मृत्यु हो जाती है फिर, क्योंकि उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन ऐसी कुछ चलती रहती है, कुछ घटनाएं चलती रहती हैं। इसी क्रम में दोस्तों क्या होता है, दिलीप सिंह बनते हैं राजा। यह भी रणजीत सिंह के पुत्र होते हैं, याद रखेंगे। लेकिन ये अल्पवयस्क से पुत्र होते हैं, लेकिन इनको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। रणजीत सिंह के पुत्र होते हैं, 1843 इसमें गद्दी पर बैठेंगे। और इनकी एक संरक्षिता होती है रानी जिंदल। ये वही रानी जिंदल है दोस्तों जिसके कारण से आंग्ल सिख युद्ध की स्थिति पैदा होती है। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा आंग्ल सिख युद्ध होगा। तो दिलीप सिंह राजा कब बनते हैं, 1843 ईस्वी में। यह किसके पुत्र थे, रणजीत सिंह के पुत्र थे। और इनकी संरक्षिता कौन थी, रानी जिंदल। और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन था, वह था खड़क सिंह। ठीक हो गया। तो दोस्तों यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन जो भी बंदा बहादुर और रणजीत सिंह से बनते थे, मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। और रानी जिंदन के कारण ही जो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, इनकी महत्वाकांक्षाओं के जो परिणाम होते हैं आंग्ल सिख युद्ध, उनके बारे में अगले टॉपिक में हम सारी चर्चा करेंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं यही एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी, तो आपको सारे के सारे नोट्स बनाने हैं, याद करने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में आंग्ल सिख युद्ध का जो हमारा अगला टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आप सारी चीज़ें रिवाइज कीजिए, अगली वीडियो जल्दी ही आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो आपके पढ़ने वाले दोस्त होते हैं, तैयारी करने वाले दोस्त होते हैं, आपके जो ग्रुप होते हैं, उनमें आप इसको शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।